इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तुम इतनी लंबी तमहीद किस लिए बांध रही हो? मुझे इस तमहीद की कोई जरूरत नहीं थी। वीरा ने उसी लहजे में अपना सिलसिला कलाम जोड़ा। सुल्तान शाह ने मेरे लिए नामहरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके मुझे इन वजाहतों पर मजबूर कर दिया। ये एक लफ्ज़ है मगर बहुत जामे और मुझ पर पूरा उतरता है। ये बहुत पुरानी बात है। इस वक्त तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है? तुम सिर्फ गजाला को अपने साथ लेकर नई दिल्ली जाने का फैसला कर चुके हो। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे साथ अमेरिका का एक तवील सफ़र कर चुका हूं मैं। इस बार उसे ले जाना ज़रूरी है। मैं तुम्हें नहीं रोकती। वो तुम्हारी बीवी है, हर वक्त तुम्हारे साथ रहना उसका हक है। वो खामोश हो गई। इसका मेरे साथ जाने पर तुम्हें एतराज़ नहीं है तो फिर ऐसी गंभीर संजीदगी क्यों इख्तियार की है? वो तुम्हारे साथ जाएगी। मैं भी भारत जाने का इरादा कर चुकी हूँ। उसने सुकून से इंकशाफ किया। मैं तिनक उठा, ये नहीं हो सकता। तुम दोनों को अपने साथ ले जाना मेरे बस से बाहर है। तो अमेरिका नहीं भारत है, वहां हमें कदम कदम पर खतरात का सामना करना होगा। ये बात पहले वाज़ेह की जा चुकी है कि वहां तुम आसानी से पहचान ली जाओगी। इतना भड़कने की जरूरत नहीं। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। मैं कोई बेजुबान जानवर नहीं हूं कि तुम मेरी गर्दन में जंजीर बांध कर मुझे सुल्तान शाह की रखवाली में छोड़ जाओ। मैं खुद मुख्तार हूं, अपने फैसले आप कर सकती हूं। तुमने ताउन न किया तो दोनों महरमों की रवानगी के बाद मैं खुद अपने तौर पर इस सफ़र के लिए निकल खड़ी होंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। फिर सुल्तान शाह अकेला यहाँ क्या करेगा? मैंने गुस्से और बेचारगी से पूछा। ये उसका मसला है। वीरा ने अपने शाने उचकाकर बेपरवाही से कहा। मैं उसके बारे में क्या कह सकती हूँ? सवाल ये पैदा होता है कि तुम वहां जाकर क्या करोगी। मैंने उसे घूरते हुए सवाल किया। वही जो तुम दोनों करोगे। उसने टटाई से जवाब दिया। मेरे लिए मुश्किल है कि मैं यहाँ बेकार बैठी तुम्हारी वापसी का इंतजार करती रहूं। बेकारी और बेजारी तूल पकड़ गई तो मैं मारखोलिया में मुब्तला हो जाऊंगी। हमारे चले जाने के बाद यहाँ से मसाइल का खात्मा नहीं हो जाएगा। कोई ना कोई फितना सर उठाता रहेगा। अव्वल खान तुमसे राब्ते में रहेगा। तुम ज्यादा आजादाना अंदाज में उसकी मदद कर सकोगी। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। इज्जत है। वीरा ने इस्तज़ाइया अंदाज में थुराया और हंस पड़ी। मैं इज्जत और जिल्लत की बहस में नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मगर मेरा जाना तय है। मैं तुम पर कोई बोझ डालूंगी न तुम पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी होगी। मैं तुम दोनों से अलग थलग और शायद दूर दूर रहकर ये देखूंगी कि मैं राह वालों के खिलाफ क्या कुछ कर सकती हूँ। कहीं भी कोई लग्जिश हुई तो वो तुम्हें पीस डालेंगे। मैंने उसे याद दिलाया। मुझे परवाह नहीं। तुम तन्हाई के सोलनाक तजर्बे से नहीं गुजरे जिसमें मैंने सारी उम्र गुजारी है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। तुम भी 10-5 रोज रो धोकर सब्र कर लोगे क्योंकि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नाजायज रिश्ते को मेरे बाप ने उम्र भर नहीं माना तो तुम कैसे मान लोगे? मैं सुल्तान शाह की तावील के मुताबिक नामहरम हूं और हर मर्द के लिए नामहरम ही रहूंगी। 4 रिश्ते तुमने गिनवाए हैं। मैंने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा। इनमें 3 रिश्ते पैदाइशी होते हैं जिन पर किसी का इख्तियार नहीं होता, लेकिन चौथा रिश्ता शायद इन तीनों से ज्यादा मजबूत मगर इख्तियारी होता है। इससे मजहब, इखलाक और कानून का हर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। तुमने बिला वजह अपने ऊपर तन्हाई मुसल्लत की हुई है। औरत का असल रूप शादी के बाद ही निकलता है। वो इस राह पर चल पड़ती है जो उसे माँ के मुकद्दस मर्तबे पर पहुंचा देता है। वो तंजिया अंदाज में हंसी और बोली, डैनी तुम भी दूसरे मशरकी मर्दों की तरह दकियानूसी ख्यालात के हामिल हो। मुझे बताओ कि मैं कहाँ से आ गई। मेरी माँ ने जिमी लाइट से शादी नहीं की। वो किसी की बीवी नहीं थी मगर मेरी माँ थी। मगरिब में ये चलन आम है। ऐसी लाखों माएँ मौजूद हैं। माँ का दर्जा हासिल करने के लिए शादी कभी भी जरूरी नहीं रही। तुम बहक रही हो। हम मगरबी मुआशरत या इखलाकियात पर बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अपने तस्लीम किए हुए 4 में से एक रिश्ते को अपना कर तुम तन्हाई के इफरीत से निजात हासिल कर सकती हो। तुम्हें अब यह दखोसला खत्म कर देना चाहिए। वो हंस पड़ी। इस बार यह महसूस करके मुझे इत्मीनान हुआ कि उसकी हंसी में बेगानगी और मायूसी नहीं थी। वो जिंदगी से भरपूर हंसी थी। वो कह रही थी, मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में इतनी दर्दमंदी से सोचती हो। अपने आसपास किसी हमदर्द की मौजूदगी से भी इंसान को बहुत सुकून मिलता है। मुझ पर कभी कभी कनूजियत तारी होने लगती है। ऐसे दौरों के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी तजवीज़ के बारे में ज़रूर सोचूंगी मगर यह मरहला भारत से वापसी के बाद आएगा। मैं पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ वहाँ जाने का फैसला कर चुकी हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं बिला वजह तुम्हारे साथ दिमाग सोजी कर रहा था। मैंने चिल्ला कर कहा,
वो खामोशी से मुस्कुराती रही। वहां जाकर तो मेरे लिए मसाइल पैदा करने के सिवा क्या कर सकोगी? उसकी खामोशी का वक्फा तवील होने पर मैंने कदरे बरहमी से पूछा, तुम्हें भरोसा नहीं है कि हम दोनों वहां जाकर अपने मिशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे? तुम अनिल विश्वास के पीछे जा रहे हो, मुझसे हाथ भी नहीं लगाओगी। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा शिकार तुम ही को मुबारक हो। मैं तुमसे दूर रहूंगी, फ्रीलांसर के तौर पर वहां जाऊंगी और जो हाथ आया उसका सर कुचल दूंगी। मुझे तुम्हारा सिर्फ इतना ताउन दरकार है कि मेरी सफरी दस्तावेजात तैयार करा दो। हो सके तो जलाल की तजवीज़ के मुताबिक मुझे भी अपने साथ सरहद पार करा दो, ताकि मेरी ताज़ा तस्वीर वगैरह रिकॉर्ड पर न जा सके। तुम्हारे दिमाग में यही शब्द समाया हुआ था तो तुम अब तक घनेपन का मुजाहरा क्यों कर रही थी? तुम्हें अव्वल खान से बात कर लेनी चाहिए थी। किसी से बात करने से पहले तुम्हारी रजामंदी जरूरी थी। वो बामुरव्वत आदमी है, इनकार नहीं कर सकेगा। अचानक लाबी में से सुल्तान शाह के खनकारने की आवाज़ आई। फिर उसने सामने आए बगैर हाँक लगाई। मैंने काफ़ी देर इंतजार कर लिया। अब मेरे सर में दर्द जिगर हो रहा है। इजाज़त हो तो ड्राइंग रूम में आ जाओ। चले आओ। मुझसे पहले वीरा ने उसे परवाना राहदारी जारी करते हुए कहा, अपनी जुबान पर काबू रखो तो तुम खासे बेजरर आदमी हो। बेजरर से तुम्हारी क्या मुराद है? सुल्तान शाह पुरतशवीश अंदाज में सवाल करता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। इसके पीछे गजाला भी थी। उसके सूरत देखते ही वीरा ने बेसाख्ता कहका लगाया और कहा, बेजरर से वो मुराद नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी जुबान कड़वी है। इसके इस्तेमाल में एहतियात रखो तो खैरियत रहेगी। क्या तुम दीवार की ओट में छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? मैंने सुल्तान शाह से पूछा। उसने अपने दोनों कानों को छूते हुए कहा, मैं ऐसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी अपने कमरे से आ रहा हूँ। गजाला कमरे की झाड़ पूंछ में मेरा हाथ बटा रही थी। मेरा एतबार न हो तो तुम इससे तस्दीक कर सकते हो। बाजुकात आप सुल्तान शाह के साथ ज्यादती कर जाते हैं। गजाला ने उसका साथ देते हुए कहा, तुम इसे उकसाने की कोशिश मत करो। वीरा ने मुंह बनाकर गजाला की बात पर एतराज किया। मजाक में बहुत कुछ होता रहता है। मेरे बारे में सुल्तान शाह क्या कुछ कहता रहता है, मगर मैं हमेशा इसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती हूँ। दोनों कानों के दरमियान कुछ भी मौजूद ना हो तो यही होता है। सुल्तान शाह बोला, यह बताओ कि तुम दोनों के क्या मुज़ाकरात हो रहे थे? हम वाकई अहम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने जवाब दिया, वीरा भारत जाने पर मुसर है। जब एक फैसला हो चुका तो यह नई बात कहाँ से निकल आई? गजाला ने हैरत से पूछा, यह नई बात नहीं है। मैं शुरू से सफर पर जाने का तहैया किए बैठी हूँ। अब बोलने का वक्त आया है तो मैंने बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी है। वीरा ने मजबूत लहजे में अपने मुअक्कफ की वकालत शुरू कर दी। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनूंगी, तुमसे बिल्कुल अलग थलग रहूंगी। हम मिलकर कोई फैसला कर लेते हैं तो हम में से हर एक उस पर बेचूच राह अमल करता है, मगर तुम हमेशा अलग राग अलापने की कोशिश करती हो। यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह तुम दूसरों के साथ अपने लिए भी मसाइल पैदा कर लेती हो। सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा, इख्तलाफ राय एक अलग बात है। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारी और डैनी की हर बात से इत्तेफाक करती रहूं। वीरा ने बात मजाक में उड़ाने के बजाय माकूलियत से जवाब दिया, आज से पहले मैं मुख्तलिफ राय रखने के बावजूद तुम लोगों के हर फैसले पर अमल करती रही हूँ, मगर मुझे अपनी राह इख्तियार करनी पड़ रही है। यकीन करो कि ये बात मैं पूरे खलूस से कह रही हूँ। इसमें मेरी कोई बदनीयती पोशीदा नहीं है। मेरे मुहर्रिकात बहुत जायज़ और ताकतवर हैं। तुम किन मुहर्रिकात की बात कर रही हो? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या सुल्तान शाह यहाँ तुम्हारी निगहदाश्त नहीं कर सकेगा? मुझे किसी की चौकीदारी की जरूरत नहीं। मेरे सवाल पर वो कदरे चिढ़कर बोली, मैं सुल्तान शाह जैसे 2-4 अफराद को आसानी से पाल सकती हूँ। मुझे असल खौफ तुम दोनों की तरफ से है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि तुम्हें भारत में किसी तीसरे मददगार की जरूरत पड़ेगी। मैदे में ज्यादा अल्कोहल उतर जाए तो छठी हिस्स इसी तरह चौपट होकर रह जाती है। सुल्तान शाह को उसका मज़हक़ा उड़ाने का मौका मिल गया। मैं नोशी से मुकम्मल परहेज के साथ ठंडे दिल से सोचूंगी तो खुद भी मेरी राय से मुत्तफिक हो जाओगी। वीरा के जहन में एक अंदेशा जन्म ले चुका था और वो इसकी रोशनी में फैसला भी कर चुकी थी। गनीमत यह हुआ कि उसने गजाला और सुल्तान शाह की मुदाखलत के बाद किसी हीलो हुज्जत के बगैर वो नुक्ता बयान कर दिया था। वरना मुझे रह रहकर यही खलश सताई जा रही थी कि उसने अचानक एक नई बात क्यों शुरू कर दी थी। हम तीनों ने वीरा को समझाने की कोशिश की कि उसका अंदेशा बिल्कुल बेबुनियाद था। हम भारत की सरजमीन पर एक दूसरे की मौसर खबरगिरी करते हुए अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग में जो बात समा गई थी उसे निकालना हम में से किसी के बस में नहीं था। हमारे दरमियान देर तक बहस होती रही। इस गुफ्तगू में कुछ गर्मी और तलखी के मराहिल भी आए, मगर हम वीरा को उसका इरादा तब्दील करने पर आमादा नहीं कर सके। इस पूरी गुफ्तगू में सुल्तान शाह ने एक बार भी यह एतराज़ नहीं किया कि जब वीरा भी जाने का फैसला कर चुकी है तो अकेला कराची में रहकर क्या करेगा। मुझे खदशा था कि वीरा की हरदर्मी को देखते हुए वो भी हमारे साथ जाने की जिद करेगा और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। अपने मिजाज और रवैये के एतबार से वो दोनों एक दूसरे की जिद थे। इनमें से एक कोई बात कहता था तो दूसरा उसकी मुखालफत करना अपना हक बल्कि फर्ज समझता था। इस वक्त वीरा रवानगी पर तुरी हुई थी।
सुल्तान शाह ने उसे नीचा दिखाने के लिए भूल कर भी अपनी तरफ से ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। बेनतीजा बहस के बाद अव्वल खान से राब्ता नागुज़ीर हो गया था। उसे मालूम होना चाहिए था कि अगली सुबह उसे 2 के बजाय 3 पासपोर्ट बनवाने थे। वीरा के बारे में नई इत्तला उसके लिए हैरान कुन साबित हुई, लेकिन उसे यह अंदाजा था कि मैंने उससे रजू करने से पहले वीरा को समझाने का हर जतन कर लिया होगा। इसके लिए मजीद एक पासपोर्ट बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद उसने बख्शी का जिक्र छेड़ दिया। इसके साथ पेश आने वाले वाक़े ने भारतीय सफारती अमले को हिला कर रख दिया है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आमद इस फन में इतना ताक है। देखना होगा कि बख्शी की हालत है कब तक बरकरार रहती है। बाद में जो होना है वो होता रहेगा। फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने उनके लिए एक अहम आदमी को नाकारा कर दिया है। उसकी तख्ती इस तरह साफ हुई है कि वो अपने दफ्तर के साथियों को भी नहीं पहचान सका। उसके अंजाम से दुश्मनों में दहशत की लहर दौड़ गई है। मैं हामिद से यह फन सीखना चाहूँगा। मैंने ख्वाहिश जाहिर की। यह दुश्मन को मफलूज करने का बेहतरीन तरीका है। रिसीवर पर अव्वल खान की हंसी की हल्की सी आवाज़ आई। फिर वो बोला, ये उंगलियों की महारत का काम है। इंसानी जिस्म में दिमाग सबसे ज़्यादा हिसास होता है। अगर दौरान खून में किसी रुकावट की वजह से एक मुख्तसर वक्फे के लिए दिमाग को ताज़ा खून और इसमें मौजूद ऑक्सीजन न मिले तो महरूमी का शिकार होने वाले खुलिए हमेशा के लिए नाकारा हो जाते हैं। हमने उस काम में खासी महारत हासिल की हुई है। फिर तो टेस्ट वगैरह से भी असल सबब की निशानदेही होनी मुश्किल है। इन लोगों को इसे एक नागहानी हादसा तस्लीम करना पड़ेगा। इसकी खोपड़ी पर आई हुई ज़रबात इस इम्कान को और ज़्यादा वाज़े करेंगी। इन्होंने एक ही बात उठाई है, अव्वल खान फ़ोन पर बता रहा था। मेजर बख्शी उनके अमले का एक मतीन और जिम्मेदार रुकन है। इसे जगदीश मोहन के पसमंदगान से ताज़ियत के बाद अपने दफ्तर आना चाहिए था। फिर वो पथरीले साहिल पर कैसे पाया गया? यह खदशा हमारे ज़हनों में पहले से मौजूद था। तुमने इसका कोई ना कोई हल सोच लिया होगा। वो पुख्ता उम्र का मालिक होने के बावजूद रंगीन मिजाज था। मौनी पंडित और मारुति के बारे में हकायक मेरे सामने थे। वो यहाँ अकेला रहता था, लेकिन उसकी गाड़ी में ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे साबित होता है कि औरतें उसके साथ सफ़र करती रही हैं। हमारी तरफ से थोड़ी देर पहले यह नजरिया जारी किया गया है कि बख्शी को मोहन हाउस में आए हुए मेहमानों में कोई भूली बिसरी खातून मिली और वो उसे अपने साथ लेकर साहिल की तरफ चल दिया। अव्वल खान इस केस के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा कर रहा था। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, वहाँ सरमस्ती के आलम में बख्शी का पाँव फिसला और वो पत्थरों पर गिर गया। उसे बेहोश देखकर औरत के सर से सारा रुमान हवा हो गया। वो दहशत ज़दा हो गई। शायद उसने बख्शी को मुर्दा समझा और वहाँ से खिसक गई। खासा बेदाग और करीने कयास नजरिया है। मैंने उसकी कहानी से माफजूज होते हुए कहा, बस एक खदशा है। उसकी आवाज़ उभरी। उसे अगवा करने के लिए तुमने अंगूठी के खोखले कैप्सूल से जो सरीउल असल सियाल उसके जिस्म में दाखिल किया था, वो इस कहानी को कमज़ोर कर देगा। अभी वो हमारी तहवील और हमारे अस्पताल में है। उसके खून की टेस्ट रिपोर्ट में से वो हिस्सा हज़फ किया जा सकता है। मैंने उसकी बात काट कर अपना ख्याल जाहिर किया। तब तक वो अपने मुल्क पहुंचेगा। इस सयाल के असरात खून से ज़ायल हो चुके होंगे। अब देर हो चुकी है। वो टेस्ट फौरी तौर पर किए गए होंगे। हो सकता है कि मुतलका अफराद ऐसी किसी पेशा वराना बददियानती पर आमादा न होते। अब देर कुमान से निकल चुका है। जो होगा देखा जाएगा। वो इसको जल्द अज जल्द यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस जल्दबाजी का कोई सबब भी होगा? मैंने धीरे से पूछा। मुल्क करीब है। अपने वतन में उसकी ज़्यादा बेहतर देखभाल हो सकती है। आपस में पाई जाने वाली बेएतमादी की फिजा में एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल होता है। उसकी जगह हमारा कोई आदमी होता तो हमारी सोच भी यही होती। इससे मजीद इधर उधर की बातें हुई और उसने अगली सुबह तीनों की तस्वीर की तैयारी की हदायत करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। कल पासपोर्ट बन जाएं तो हमें परसों यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी इख्तितामी फिक्रों से अंदाज़ा लगाकर वीरा बोली, रवानगी में अब कोई रुकावट नहीं है। मैं खुद भी नई दिल्ली जाने के लिए बेचैन हूँ। मैंने जवाब दिया। अव्वल खान ने शयाम के अंजाम के बारे में कुछ नहीं बताया। गजाला अचानक सवाल कर बैठी। मैं नफ़ी में सारी हिला कर रह गया। सच बात तो ये थी कि उसके बारे में मेजर बख्शी की कहानी सुन लेने के बाद मेरे लिए उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं रही थी। वो जिंदा रहता या मारा जाता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम बातों में मसरूफ़ थे। गुफ्तगू का रुख खासा खुशगवार हो गया था। सबने ज़हनी तौर पर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि वीरा भारत जाने का फैसला कर चुकी थी और इस बार सुल्तान शाह को तनहा कराची में रहना था। अचानक टेलीफोन की घंटी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। मजहर जी, जल्दी अस्पताल पहुंचो। रवि की जिंदगी सख्त खतरे में है। कोई उसे अस्पताल से निकाल कर ले गया है। मारुति की रो देने वाली और दहशत ज़दा आवाज़ में सुना जाने वाला वो पैगाम मेरे आसाब के लिए एक बम साबित हुआ। तुम किस अस्पताल में हो? उसे कौन ले गया है? मैंने एक सांस में 2 सवाल कर डाले। उसने अस्पताल का नाम बताया और रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मुझे कुछ पता नहीं। इस वक्त मैं खुद को बहुत बेबस
और तनहा महसूस कर रही हूँ। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। रवि को कुछ हुआ तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। मेजर बख्शी को कामयाबी के साथ नकारा कर देने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता था कि रवि मोहन की आज़ादी या जिंदगी को कोई खतरा लाहक हो सकता है। वही एक ऐसा शख्स था जिसे श्याम के जरिए मोहन हाउस के अंदर के हालात मालूम होते रहते थे और उसी खबीस ने मेरे घर का फोन नंबर बख्शी तक पहुंचाया था। मुझे इब्तदा ही से शुबा था कि श्याम की रिपोर्ट सुन लेने के बाद बख्शी ने फोन पर मुझे जो धमकियां दी थीं वो इनको अमली जामा पहनाने का पूरा इरादा रखता था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि श्याम या बख्शी को मेरे असल नाम का इल्म नहीं हो सका था। उसने मुझे मजहर खान समझते हुए फोन पर धमकियां दी थी। साथ ही वो रवि को इसकी गद्दारी का मजा चखाना चाहता था, क्योंकि श्याम ने अपने कानों से ये बात सुन ली थी कि कृष्ण कुमार और हरिचंद के अमवात में वो पूरी तरह हिस्सेदार था। हमने अपनी दानिश में बख्शी को बिल्कुल मोहलत नहीं दी थी। रात को उसने अपने घर से मुझे फोन किया और सुबह को हमने मोहन हाउस से वापसी पर उसे घेर लिया। उसके अज़कार रफ्ता होने के बावजूद किसी ने रवि मोहन के खिलाफ कार्रवाई की थी तो इससे सिर्फ एक ही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि बख्शी ने रात ही रात में अपने किसी साथी को अपनी मालूमात में शरीक कर लिया था। असल सूरत हाल क्या थी इसका अंदाजा मारुति से मुलाकात के बाद हो सकता था, जो अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही थी। इसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाने के लिए यही एक बात काफ़ी थी कि उसने रवि के बारे में मदद के लिए मेरा सहारा लिया था। वो अपने मामूजाद भाई हरिचंद की रफाकत से हमेशा के लिए महरूम हो चुकी थी। उसके बुरे भले जेठ ने उसके एतराफ़ात से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। रवि के अचानक गायब हो जाने पर वो बिल्कुल बेयारों मददगार होकर रह गई थी। मुझे पूरा यकीन था कि अस्पताल में मुझे देखते ही वो अचानक जज्बाती हो जाएगी। ऐसे नाजुक मौका पर मेरे साथ किसी और की शमूलियत मेरी सुबकी का बायस बन सकती थी। मैंने घर से अकेले ही अस्पताल जाने का फैसला कर लिया। रवि की रहाइश ओल्ड क्लिफ्टन के इलाके में थी। जब उसने अपनी जान के खौफ से किसी अस्पताल में पनाह लेने और आर्जी रुपोशी इख्तियार करने का फैसला किया तो मुझे तवक्का थी कि वो किसी दूर उफ्तादा लेकिन महंगे और आरामदेह अस्पताल का रुख करेगा। मारुति ने मुझे ये बताकर हैरान कर दिया था कि अपना मकसद हासिल करने के लिए रवि अपने घर से ज्यादा दूर नहीं गया था। वो क्लिफ्टन के एक अस्पताल में था जो अपनी जदीद सहूलतों और महंगे अखराजात के लिए शोहरत रखता था। हालात ने यकायक अपना रुख तब्दील किया है। मैंने चलते चलते इन तीनों को मुतनब्बे किया। रवि के किस्से में बख्शी का कोई साथी मुलव्विस है तो हम भी महफूज नहीं हैं। वो शख्स फोन नंबर के जरिए सुराग निकाल कर यहाँ भी वार कर सकता है। तुम फिक्र न करो, वीरा ने बेपरवाही से जवाब दिया। एसटीएफ के 2 आदमी इस वक्त भी हमारी छत पर पहरा दे रहे हैं। हम भी होशियार रहेंगे, बस मोबाइल फोन पर अपनी खैरियत की इत्तला देते रहना। मारुति तुमसे मुलाकात के लिए कोई भी बहाना कर सकती है। वीरा हर बात के मनफी पहलू पर बिला तवक्कुफ छलांग लगाती थी। मारुति के बारे में जो बात उसने कही वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी। उसने जो कुछ कहा उसे यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता था। मुझे घूरता हुआ घर से निकल गया। मारुति मुतवर्रम चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ अस्पताल की इंतजारगाह में मेरी मुंतजिर थी। अस्पताल के इंतजामी अमले की एक खुश शक्ल और खुश लिबास खातून उसकी दिलजोई के लिए उसके साथ मौजूद थी। मजर मुझे दिखते ही मारुति ने भराई हुई आवाज में मुझे पुकारा और अपनी जगह छोड़कर तकरीबन दौड़ते हुए मेरे सीने से आ लगी। वो ऐसी सूरत हाल थी कि पहलू बदल कर खुद को उसकी इज्जत से ना बचा सका और नरमी से उसे अपनी बाहों में लेकर खुद से अलग करने की कोशिश करने लगा। इब्तदाई लम्हात में मेरी कोशिश बारावर साबित नहीं हो सकी। वो मेरे सीने से लग कर सिसक पड़ी थी। पता नहीं रवि कहाँ है, इन्हें कौन ले गया। ये खातून बिला वजह परेशान और हरासा हो रही हैं। अस्पताल के अमले की खातून ने वजाहत की, मिस्टर रवि मोहन अपनी मर्जी से अपने दोस्त के साथ गए हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते थे। वो थोड़ी देर में जरूर अपने घर पहुंच जाएंगे। अस्पताल वाले बता रहे थे कि वो कई घंटे पहले यहाँ से चले गए। मैं 2 मरतबा घर फोन कर चुकी हूँ, रवि अभी तक वहां नहीं पहुंचे। तुम्हें मालूम है कि यहाँ से हमारे घर का फासला चंद मिनट से ज्यादा नहीं है। ये मारुति मुझसे अलग होकर कह रही थी। इंतजारगाह में एक अधेड़ उम्र जोड़ा दाखिल हो रहा था। मुंतजिम खातून ने मामले की नज़ाकत को भांपते हुए मारुति की बात काट दी। आप दोनों मेरे साथ मेरे दफ्तर में चलें, मैं आपको हर बात वजाहत से समझाती हूँ। वो कोई आम मसला नहीं था, बहुत गंभीर और उलझा हुआ मामला था। मुझे चंद फिक्रों से अंदाजा हो गया था कि इस मामले में अस्पताल वाले ज्यादा कसूरवार नहीं थे। मुझे रह रहकर सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी कि रवि अपने किसी शनासा के साथ गया था तो वह अब कहाँ था, और अगर वो किसी अजनबी की साजिश का निशाना बना था तो किसी मुजाहमत के बगैर उसके साथ जाने पर क्यों आमादा हुआ, खास तौर पर ऐसी सूरत में कि उसके जहन पर अपने कत्ल का खौफ सवार था और वह महज उसी वजह से घर और अपने बड़े भाई की आखिरी रसूम छोड़कर अस्पताल में पनागुजी हो गया था। अपने मुख्तसर मगर आरास्ता दफ्तर में पहुंचकर वो खातून पूरे एतमाद से अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गई। मेज पर रखे हुए कागजात पर एक सरसरी नजर डालते हुए उसने जुबान खोली तो पहले के मुकाबले में उसका लहजा कदरे बतला हुआ था। मिस्टर रवि अपनी मर्जी से यहाँ आए थे
और हमारे वाजिबात अदा करने के बाद चले गए। आप बताएं कि हम इन्हें क्यों और कैसे रोक सकते थे। मारुति ने उससे उलझना चाहा, लेकिन मैंने उसे खामोश कर दिया। तुम दखल न दो, मुझे सुकून से बात समझने दो। इसे समझाने के बाद मैं उसी खातून से मुखातिब हो गया। रवि यहाँ अपना कोई ना कोई तिब्बी मसला लेकर आया होगा। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। वो अपना तफसीली मेडिकल चेकअप कराना चाहते थे। उसे अस्पताल में दाखिल करना जरूरी था। मैंने कदरत तीखे लहजे में पूछा। उनकी ख्वाहिश थी कि मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया जाए। जवाब देते हुए उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकनें नमूदार हो गईं। वो चाहते तो ECG होने और दवाएं लेने के बाद वापस जा सकते थे। क्या किसी शख्स को बिला जरूरत अस्पताल में दाखिल करना इखलाकी एतबार से दुरुस्त है? उसने अपनी कोहनियां मेज की सतह पर टिका कर कहा, मिस्टर माजर या जो कोई भी आप हों, बात को गैर जरूरी तौर पर उलझाने की कोशिश ना करें। ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है। यहाँ दाखिले के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये एक कमर्शियल अस्पताल है जहाँ मुअज़्ज़िज़ीन और शुराफा आते हैं। अगर वो हमारे अखराजात अदा करने की इस्तिताअत रखते हैं तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हर प्राइवेट अस्पताल को अपने खाली कमरों के लिए मरीजों की जरूरत रहती है। फिर तो होटल और प्राइवेट अस्पताल में कोई फर्क न हुआ। मैंने तन से कहा, आप जो चाहें समझ लें। कोई सेहतमंद आदमी अपनी खुशी से अस्पताल में वक्त गुजारना पसंद नहीं करता। तो क्या रवि का मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया था जो उसे जाने की इजाजत दे दी गई? आज दिन में टेस्ट होते रहे। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते बोली, रिपोर्टें कल दोपहर तक दस्तयाब हो सकेंगी। माहिरीन रिपोर्टों की रोशनी में उनका मुआयना करते और कल शाम तक उन्हें तशखीस के नताइज और इलाज की तजावीज़ के साथ रुख्सत मिल जाती। यह अमल पूरा होने से पहले उसे छोड़कर क्या अस्पताल ने अपना फर्ज नज़रअंदाज नहीं किया? हरगिज़ नहीं। उसने पूरे वसूख से कहा, बाज़-औक़ात ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ मरीज घबरा कर उठ जाता है और ऑपरेशन के बगैर अपने घर जाना चाहता है। हम उसे उसकी जिम्मेदारी पर घर जाने की इजाज़त दे देते हैं। मिस्टर रवि का केस तो बहुत मामूली है। बाज़ लोग जुकाम पर भी मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी तसव्वुर करते हैं। इन्हें मरीजों की इसी किस्म में शुमार किया गया था। अब ये बताएं कि इस अस्पताल से कौन निकाल कर ले गया? मैंने सवाल किया। आप मुझसे पुलिस वालों के से अंदाज में जिरा ना करें। इस बार वो अपनी बरहमी पर काबू नहीं रख सकी। मैं आपके गैर जरूरी सवालों के जवाब भी तहम्मुल से दे रही हूँ, मगर आप शाइस्तगी के हदूद से तजावुज कर रही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने सर्द और सपाट लहजे में कहा। गुमशुदा मरीजों के तिमारदारों को इतनी राहत मिलनी चाहिए। वो मेरे अल्फाज और लहजे की काट को समझ रही थी। चंद सानियों तक खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, हमको उसका तारुफ हासिल करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर रवि ने उसके साथ मेरे दफ्तर में आकर अपने वाजिबात अदा किए और वो दोनों चले गए। इससे मेडिकल चेकअप मुकम्मल होने तक रुकने के बारे में जरूर कुछ कहा गया होगा। ये मेरी अवलीन और बुनियादी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि वो कल आकर माहिरीन से मिल लेंगे। इन्हें शाम 7 बजे का वक्त दिया गया था। मुझे यकीन है कि किसी वजह से वो अपने घर न पहुंचे तो कल शाम 7 बजे यहाँ जरूर आएंगे। तुम इससे मिलने अस्पताल कब आई थी? मैंने गर्दन घुमाकर मारुति से पूछा।